अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, दिस इज़ मोहम्मद मुदस्सर एंड कनाइन फिजिक्स में आज हम लोग पढ़ने लगे हैं न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। आज हम पढ़ेंगे न्यूटन का ग्रेविटेशन का लॉ। तो न्यूटन ग्रेविटेशन का लॉ में क्या कहता है, पहले हम लोग इसकी क्या करते हैं स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में क्या कहता है। न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हमें कहता है every body in the universe attracts every other body with a force। किसके साथ? एक फोर्स के साथ। न्यूटन हमें कहता है कि इस कायनात में हर एक जिस्म हर दूसरे जिस्म को एक फोर्स से अपनी तरफ खींचता है, which is directly proportional to the product of their masses। जो कि वो फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है प्रोडक्ट ऑफ द मासेस, बोथ मासेस के, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्केल ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स। और उनके सेंटर के दरमियान जितना डिस्टेंस बनता है उसके क्या होती है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो आइए हम लोग क्या करते हैं फिगर से उसे समझते हैं। लेट्स सपोज ये हमारे पास दो बॉडीज है, ये एक हमारे पास M1 है, M2 मास की दो बॉडीज हैं। इनके सेंटर, ये इनका सेंटर है, ये इनका सेंटर है। इनके सेंटर के दरमियान में जो डिस्टेंस है उसको हमने क्या कहा है D। इनके दरमियान जो डिस्टेंस, तो वो किसके साथ? एक फोर्स के साथ दोनों को अपनी तरफ क्या कर रहा है खींच रहे हैं। वो फोर्स इन मासेस के हासिल ज़रब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और डिस्टेंस जो कि उनके सेंटर के दरमियान जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के क्या है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ये है न्यूटन का कानून। तो हम लोग न्यूटन के कानून को मैथमेटिकली सॉल्व करते हैं। क्या कहते हैं कि एवरीबॉडी इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर बॉडी विद अ फोर्स दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्केल ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स। तो हम लोग क्या कहते हैं इसको मैथमेटिकली। हमें कहा है कि इस कायनात में यूनिवर्स में एक फोर्स है जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट ऑफ बोथ मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्केल ऑफ डिस्टेंस के। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्केल ऑफ डिस्टेंस के। दोबारा सुने, न्यूटन हमें कहता है कि इस कायनात में एक ऐसी फोर्स मौजूद है जो हर दूसरे जिस्म को अपनी तरफ खींचती है। वो फोर्स मासेस के उन दो जिस्म के जो एक दूसरे को अपनी तरफ खींचते हैं उनके हासिल ज़रब के क्या है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और उन दो जिस्म के दरमियान जितना फासला है उसके स्क्वायर के क्या है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ये आप लोगों ने क्या करना है याद रखना है। अब इसका मतलब ये दो मास M1 M2 इनका प्रोडक्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोर्स के, और फोर्स किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस ऑफ बोथ मासेस के। तो आगे इनको हम मजीद सॉल्व करते हैं। इसको हम लोग क्या करते हैं एक ही क्वेश्चन में लिखते हैं D स्क्वायर। ये क्या बना? अब इससे हमें पता चलता है कि जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट ऑफ बोथ मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल है इसके डिस्टेंस स्केल ऑफ डिस्टेंस बिटवीन बोथ मासेस के। तो ये हमारे पास क्या है एक प्रोपोर्शनैलिटी साइन है। ये प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हम लोग क्या करते हैं हमेशा खत्म करते हैं। तो इसको खत्म करने के लिए हमें कोई ना कोई कांस्टेंट की जरूरत पड़ती है। तो हम लोग हर जगह पे मुख्तलिफ कांस्टेंट लेते हैं। तो हम लोग यहाँ पे जो लेंगे वो लेंगे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट G लेंगे। G कैपिटल G एक ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है M1 M2 ओवर D स्क्वायर। ये एज इट आ जाएगा। ये हमारे पास फाइनल रिजल्ट है। F इज इक्वल टू G ग्रेविटेशनल फोर्स M1 M2 ओवर D स्क्वायर। ये हमारे पास क्या है न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की मैथमेटिकल फॉर्म है। इसको हम क्या कह देते हैं क्वेश्चन 1 कह देते हैं।
इससे हमें क्या पता चलता है कि यूनिवर्स में एक ऐसी फोर्स मौजूद है जो हर एक जिस्म को अपनी तरफ खींचती है, जो कि उनके असले ज़रब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और उन दोनों मासेस के दरमियान जो डिस्टेंस है उसके स्केयर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो ये मैं न्यूटन का ग्रेविटेशन का लॉ दोबारा एक दफ़ा पढ़ते हैं। न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या है? वो हमें कहता है कि एवरी बॉडी इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर बॉडी विद अ फोर्स व्हिच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्केयर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स। तो यहाँ पे हम लोग जो कांस्टेंट इस्तेमाल कर रहे हैं जी, एक बात याद रखनी, ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है और इसको हम लोग यूनिवर्सल कांस्टेंट भी कहते हैं। ये यूनिवर्सल कांस्टेंट है। तमाम स्टार्स और जितने भी मतलब सितारे सियारे हैं उनके लिए हम लोग प्लैनेट हम लोग उनके लिए कांस्टेंट क्या लेते हैं? जी। तो इस जी की खास वैल्यू है, इसकी वैल्यू क्या है? 6.6373 मल्टीप्लाई 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। जी, हमारे पास दोबारा से सुने, हमें न्यूटन कहता है कि इस यूनिवर्स में एक फोर्स मौजूद है। वो क्या है कि वो फोर्स दो जिस्म को अपनी तरफ खींचती है, एक दूसरे को अपनी तरफ खींचती है। एक जिस्म वो दूसरे जिस्म को अपनी तरफ खींचता है। उन दोनों के हासिल ज़रब के वो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और जो उनके दरमियान में डिस्टेंस है, जो उनके दरमियान में फासला है, ये और ये फासला, ये इनके क्या है? इतना फासला है इनके दरमियान जितना भी है उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो इसको हमने इकट्ठा किया, तो हमने क्या किया? प्रोपोर्शनैलिटी साइन को खत्म करने के लिए ग्रेविटेशन लिया। तो ग्रेविटेशन की खास वैल्यू आप लोगों ने ये वैल्यू को याद रखना है। एक बात याद रखनी है, हमें ये ग्रेविटेशन की फोर्स महसूस क्यों नहीं होती? ये इसलिए हमें फोर्स महसूस नहीं होती क्योंकि ये फोर्स बहुत ज़्यादा कम है, बहुत ज़्यादा कम है। इस वजह से हमें ये फोर्स क्या है? इतनी ज़्यादा महसूस नहीं होती या हम पे ज़्यादा कोई इफेक्ट नहीं करती। तो ये था न्यूटन का ग्रेविटेशन का कानून। तो इस मतलब के मेथड से हमें, इस क्वेश्चन से हमें पता चलता है कि दो जिस्म इनके दरमियान हम लोग जितना फासला ज्यादा करते जाएंगे, इनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। इनके दरमियान जितना फासला कम करते जाएंगे, इनकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होती जाएगी? ज्यादा होती जाएगी। जैसे हम लोग मैग्नेट को देखते हैं, मैग्नेट को जितना दूर करेंगे उनकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होती जाती है? खत्म। जितना हम नजदीक लाते हैं उनकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होती है? बढ़ती जाती है, वो बढ़ जाती है, तेज हो जाती है। जितने वो करीब आते हैं उनकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाती है? तेज हो जाती है। इसी तरह हमारे पास जो ये है, इनके दरमियान जितना डिस्टेंस कम होगा उतनी फोर्स ज्यादा होगी, जितना डिस्टेंस ज्यादा होगा उतनी फोर्स क्या होगी? कम होगी। ये था न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सबको इसकी समझ आ गई होगी। ये बहुत वीआईपी है क्योंकि यूनिवर्स में हमारे पास जितने भी लॉज हम पढ़ते हैं उनमें सबको समझने के लिए हमें न्यूटन का ग्रेविटेशन का लॉ समझना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि